हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो कल हमने पढ़ाया था आपको कि वाउचर क्या होता है, बैड डेब्ट्स क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं सबसे पहले वो जानने वाले हैं डेबिटर्स। बताओ जी क्या क्या लिखवाया था कल। क्रेडिटर्स और जनरल भूल जाता है, ठीक है, देख के बताना तो भूल जाता है, मत बताओ, रहने दो, छोड़ दो। देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं डेबिटर्स के बारे में। आज के बस रट लेना, कैसे भी याद कर लेना, ठीक है। तो देखिए, एक बिजनेस जब किसी अदर बिजनेस या पर्सन से कोई सामान सेल करता है, क्या करता है? सेल करता है। दोनों को हम यही पे समझा दे रहे हैं। तो क्या है? यह है सप्लायर। क्या है? सप्लायर। और यह है दोनों लोग क्या है? कस्टमर। तो बोला जाता है कि देखो, इसके पर्पज की बात करूं, इस बिजनेस के लिए यह लोग क्या है? कस्टमर। तो जब भी कस्टमर का अकाउंट लोग बनाते हैं ना, मतलब कस्टमर का अकाउंट बनाने का मतलब है, जैसे मान लो राम से हम कोई सामान बेचे तो राम का अकाउंट बनाए, रवि से कुछ बेचे तो रवि का अकाउंट बनाएंगे। लेकिन जो अकाउंट बनाएंगे, जो इनका मेन जो ग्रुप रहेगा जिसके अंतर्गत रखेंगे, ठीक है, वो रहेगा डेबिटर्स। क्या रहेगा? डेबिटर्स। और डेबिटर्स मतलब होता है देनदार। क्या होता है? देनदार। ठीक है, मतलब देनदार का मतलब क्या है? हमने 100 रुपए का सामान बेचा, कितने का? 100 रुपए का। यह जो बिजनेसमैन है, पर्सन है, 100 रुपए इसको देंगे। किसको देंगे? इस सप्लायर को, ठीक है। और इसीलिए डेबिटर्स वाला अमाउंट हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। समझे? ध्यान से सुनो। एक सप्लायर के द्वारा जिससे माल बेचा जाता है, वह उसका क्या कहलाता है? कस्टमर। कस्टमर को जब हम बनाते हैं अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से, उसको लिखते हैं डेबिटर। और डेबिटर्स मतलब होता है देनदार, मतलब वो पैसा देने वाला है। किसको? मेरे व्यापार को। और जो पैसा हमको लेना है फ्यूचर में, उसका बेनिफिट लेना, वो क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। सेम यही उल्टा हो जाए तो क्या? अब यह बिजनेसमैन सोचे कि हमको माल सप्लाई कौन किया है? यह बिजनेसमैन। तो इसके लिए क्या है? सप्लायर है। और सप्लायर को बोला जाता है, सप्लायर क्या है? क्रेडिटर। तो जब सप्लायर का अकाउंटिंग करेंगे और जब सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे तो क्या रखेंगे? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार। क्या होता है? लेनदार, मतलब वो पैसा लेता है। अब कौन? यह जो बी है, बिजनेसमैन, और पी है कोई पर्सन है, यह क्या करेंगे? इनको पैसा देंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? लेनदार। मतलब सिंपल सा शब्दों में समझ जाओ कि जिससे माल हम बेचेंगे, सामने वाला डेबिटर्स होगा। जिससे माल हम खरीदेंगे, सामने वाला क्रेडिटर्स होगा। ठीक है, जिससे बेचेंगे पैसा लेंगे, और जिससे खरीदेंगे पैसा देंगे। बस, लेंगे तो एसेट्स है, देंगे तो लायबिलिटी। क्लियर है? बोलो। नहीं क्लियर हो रहा ना? नहीं हो रहा? चलो ध्यान दो। जैसे सपोज मान लो मेरा एक व्यापार है, मेरा व्यापार है, और आप मेरे पास सभी लोग खरीदने आए। जब आप मेरे पास कुछ खरीदने आओगे, ठीक है, तो मैं आपका एक अकाउंट बनाऊंगा, आपके नाम से बिल बनाऊंगा। तो आप मुझसे खरीद रहे हो, तो मेरे आप ग्राहक हो, मतलब कस्टमर हो।
तो जब अकाउंटिंग करेंगे ना तो उस कस्टमर का नाम लिखेंगे रामू, और रामू का अकाउंट जो रखेंगे वो कस्टमर के अंतर्गत रखेंगे। और अकाउंटिंग कहता जब भी कस्टमर हो तो उसको रखना डेबिटर्स, सन्ड्री डेबिटर बोलते हैं। और डेबिटर्स को तो देनदार, मतलब देनदार मतलब पैसा हमको देगा, सिंपल है। चलो आप भी एक व्यापारी हो, हम भी एक व्यापारी है, हम आपसे माल खरीद रहे हैं, आप मेरे सप्लायर, माल सप्लाई कर रहे हैं। और जब इस सप्लायर का अकाउंट खोलेंगे, अब महेश हो, सुरेश हो, चाहे रमेश हो, तो रखेंगे क्रेडिटर। और क्रेडिटर होता लेनदार, लेनदार मतलब हम उसको पैसा देंगे, ठीक है। और इसीलिए देनदार को बोलते हैं एसेट्स और लेनदार को बोलते हैं लायबिलिटी। सिंपल समझ, क्लियर हुआ? आते हैं, देखते हैं आगे का प्रोसेस। और कोई वजह इसमें सोचना नहीं है। सामने वाला कस्टमर है तो डेबिटर, और सामने वाला सप्लायर है तो क्रेडिटर। बोलो, कस्टमर है तो देनदार है, और सप्लायर है तो लेनदार है, बस। अब उसके बाद से चलिए हम समझते हैं जनरल। क्या? अब देखो जनरल में क्या बताया जाता है। जनरल में बताया जाता है कि बिजनेस में, बिजनेस में जो भी सौदा करोगे, क्या करोगे? ट्रांजैक्शन करोगे। तो जब वो अकाउंटिंग जो करोगे, मैनुअली अकाउंटिंग करोगे, तो जैसे कंप्यूटर में उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हमने क्या बताया था, कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लेंगे, किसका इस्तेमाल करें? बाउचर का। लेकिन अगर मैनुअली उस ट्रांजैक्शन का एंट्री करना है, क्या करना है? एंट्री करना है, तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो बोला जाता है कि जर्नल एंट्री क्या है? एक ओरिजिनल बुक है। क्या है? ओरिजिनल बुक है। कैसा बुक है? तो डे बुक है। क्या जी? डे बुक है। डे बुक मतलब जैसे आप शाम तक कितना खरीदे, कितना बेचे, एक आम यूजर क्या करता है? एक कॉपी रखता है, उसी में जाकर नोट कर देता है। बोलो, तो वैसे जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे, सौदा करेंगे, तो उस सौदा को रिकॉर्ड करने के लिए ओरिजिनल बुक का इस्तेमाल करेंगे, उस डे बुक का इस्तेमाल करेंगे, और उसी डे बुक को क्या बोलते हैं? जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री जो होता है वो डेट वाइज होता है। क्या होता है? डेट वाइज होता है। डेट वाइज का मतलब अगर 1 अप्रैल को क्वेश्चन किया तो उसको 1 अप्रैल में रिकॉर्ड करेंगे, अगर 1 मई को किया तो 1 मई में रिकॉर्ड करेंगे, 1 जून को किया तो 1 जून को रिकॉर्ड करेंगे, और 1 जनवरी को रिकॉर्ड किया तो 1 जनवरी को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जिस दिन का क्वेश्चन है उसी दिन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स इसका मतलब है कि सपोज मान लो हम एसके को पेमेंट की, कितना रुपया? 2000। किस डेट को? 10 मई को। अब देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, पहले लिखेंगे डेट, किस डेट का है तो बताएंगे 10 मई। अब बताएंगे किससे? एसके। डे बुक में लिखेंगे क्या किए हो, तो हम पेमेंट किए। कितना रुपया किए हैं? तो 2000 किए। ये सब जो डेली लिखते हैं उसे बोलते हैं डे बुक, और अकाउंटिंग में इसी को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस कहलाता है जनरल एंट्री। क्या कहलाता है? जनरल एंट्री। मतलब जैसे हम कॉपी में लिखते हैं कि कितना दिन भर में खर्चा किया है, वैसे मैनुअली अकाउंटिंग करते हैं तो एक रजिस्टर पे जो बनाते हैं उसी में बोलते हैं जनरल एंट्री। क्लियर है? चलिए, अब देखो होता क्या है। जैसे जनरल एंट्री में दिक्कत क्या होती है कि हम पेमेंट सपोज मान लो एक बार कैश से किए, एक बार किए बैंक से, एक बार फिर से किए कैश से, फिर से हमने कर दिया बैंक से, एक बार उधार हमने माल खरीद लिया था सपोज। अब बताओ, कैश बैंक और उस व्यक्ति का नाम। तो जनरल कहता है कि जितना क्वेश्चन करोगे हम रिकॉर्ड कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन तुम अगर रिपोर्ट हमसे मांगो, क्या रिपोर्ट हमसे मांगो कि दिन भर में कितना कैश पेमेंट किए हैं, और कितना पेमेंट किए हैं, और कितना था और कितना बचा है पेंडिंग अमाउंट, या
उसका रियल अमाउंट, तो हम लोग जनरल से सीधे नहीं निकाल पाए। वो पूछ देगा खाते में आज इतना रुपया था और दिन भर में इतना क्वेश्चन किए हो, तो तुम बता दो कितना पैसा कैश पड़ा हुआ है बैंक में, तो ये भी हम लोग नहीं बता पाए। किससे? जनरल। अगर राम के बारे में पूछ दिया जाए कि राम को कितना पैसा देना है या कितना पैसा लेना है, तो जनरल एंट्री से नहीं बता पाएंगे। इसके लिए कहा जाता है कि लेजर बनाए। क्या बनाई? लेजर। और लेजर बनाते क्यों है? समरी निकालने के। क्या निकालने के लिए? समरी। समरी मतलब क्या है? उस क्वेश्चन का एक बार में हम लोग सारांश निकाल देते हैं कि कितना टोटल रुपए का इन्होंने कैश ट्रांजैक्शन किया है और कितना किसको लिया और कितना किससे दिया है। अब देखो कैसे होता है, तो चलो मैं सिंपल सा बता दूं। यहाँ पे सिंपल सा मतलब यह है कि एक बार कैश हम पेमेंट किए थे। कब? 20 रुपए का। एक बार फिर से किसी डेट को कैश पेमेंट किए थे। कब? कभी किसी डेट को किए थे 50 का। और एक बार और कैश हम पेमेंट किए थे और वह किए थे हमने 100 का। तो देखो ये जनरल में रिकॉर्ड किए थे, ये भी जनरल में रिकॉर्ड किए थे और ये भी जनरल में रिकॉर्ड किए थे। और जब सब, ये मान लो ये अप्रैल का था, ये मान लो ये मई का था और ये मान लो अक्टूबर का था, तो आप बताओ ये दूसरे पन्ने में होगा, ये भी दूसरे पन्ने में होगा, ये भी दूसरे किसी पन्ने में होगा। तो हम लोग अलग अलग पन्ने में तो लिख दिए थे, लेकिन जब हमारा वह मालिक आया और पूछा चलो सब कुछ देने लेने के बाद कैश कितना पड़ा हुआ है, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो क्या करेंगे? मई वाला, अप्रैल वाला पन्ना पलटेंगे, मई वाला, तब अक्टूबर वाला। तो ये पन्ना पलट पलट के छाटेंगे, तो एक बार छाटेंगे 20 रुपया प्लस, एक बार छाटेंगे 50 रुपया प्लस 100 रुपया, टोटल 50 20 70 100 170। तो बताएंगे कैश कितना पेमेंट किया था? 170। वह किससे बनेगा? लेजर से। तो बोला जाता है कि जर्नल एंट्री को हम जो रिकॉर्ड करते हैं और उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसको जब हम पोस्ट करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं लेजर। लेजर के सारे क्या निकलता है? समरी निकलता है। अब कैसे निकलता है तो हम आपको क्वेश्चन दे दे के समझाएंगे। बस आज इतना समझना, अगर कोई पूछ ले आपसे कि जर्नल एंट्री क्या होता है, तो बताना कि हम लोग बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसको रिकॉर्ड करने का प्रोसेस से जर्नल एंट्री कहलाता है। जर्नल एंट्री एक डे बुक होता है, उसे ओरिजिनल बुक के नाम से भी जानते हैं, और जो भी क्वेश्चन रिकॉर्ड करते हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड। क्या समझे? फिर से बता रहा हूँ। जर्नल एक डे बुक की तरह होता है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसे ओरिजिनल बुक भी कहते हैं। ठीक है, और ध्यान देना इसमें जो भी क्वेश्चन रिकॉर्ड होते हैं वो डेट वाइज होते हैं। ठीक है, डे बुक की तरह काम करता है। लेजर, जर्नल एंट्री में जितने क्वेश्चन रिकॉर्ड हुए हैं उसको क्लासिफाई करने का प्रोसेस, वर्गीकरण करने का प्रोसेस से लेजर का। अब क्लासिफाई का मतलब क्या है? जैसे मान लो, अब सब छोड़ दो, एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पापा बोले कि बाबू जाओ बेलोचुंगी पे आज मार्केट करके आओ। कौन सा मार्केट करके आओ? खाने से संबंधित, किचन से संबंधित, फॉर एग्जाम्पल। तो आप जाओगे तो कहीं गोभी खरीद लिया, पहला ट्रांजेक्शन कर दिया, पैसा दे दिया, दूसरा ट्रांजेक्शन कर लिया। कहीं आलू खरीदा, दूसरा ट्रांजेक्शन, तीसरा ट्रांजेक्शन कर दिया, फिर से पैसा दे दिया, चौथा ट्रांजेक्शन कर दिया। अब बताओ आलू, गोभी, टमाटर या जो भी कुछ खरीदे हो आप, तो खरीद के जब लेके आते हो तो उसके लिए आप आलू के लिए अलग बैग लेके जाते हो और गोभी के लिए अलग बैग लेके जाते हो, टमाटर के लिए अलग बैग नहीं, एक ही बड़ा सा झोरा लेके जाते हैं। मतलब बैग नहीं समझ रहा तो झोरा की बात कर, ठीक है, उसी में सब लाद लेते हैं, रख लेते हैं। लेकिन आप बताओ घर पे जब आते हो तो क्या सब हम वहीं पर रख देते हैं एक ही जगह? नहीं, आलू एक जगह रखा गया होगा, ठीक है, या आलू गोभी एक ही में रखा गया होगा, अलग बात है। ठीक है, शुगर खरीदे होंगे तो उसका एक अलग बॉक्स होगा, अगर नमक खरीदे होंगे तो उसका एक अलग बॉक्स होगा। मतलब जितना क्वेश्चन किए उसको रिकॉर्ड कर दिए, झोले में रख दिए, जर्नल एंट्री होगी। लेकिन जैसे घर में गए, चीनी वाला चीनी में रखा, आलू वाला आलू में रखा, ठीक है, नमक वाला नमक में रखा, ठीक है, मिर्च वाला मिर्च में रखा, तो उसे हम बोलते क्लासिफाई कर दिए, वर्गीकरण कर दिए। उसी वर्गीकरण को क्या कहते हैं? लेजर। और भी समझेगा? क्या है? और क्या बोले थे? और कुछ बोले थे पढ़ाने के लिए?
बस 4 ही बोले थे, बताओ। हाँ पेबल, देखो अब पेबल अमाउंट का मतलब क्या है? पेबल का सिंपल सा मतलब है जिस बिल के अगेन पैसा पेमेंट करना हो, पैसा पेमेंट करना हो उसे बोलते हैं पेबल अमाउंट, और हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? लायबिलिटी। अब इसको अच्छे से समझो। मान लो एसके ने पीके से, ध्यान से सुनना, एसके ने पीके से, मेरा व्यापार है या अदर किसी का व्यापार है, कोई सामान परचेज किया। क्या सामान परचेज किया? कीबोर्ड। तो आप बताओ कीबोर्ड कितने का किया? 5,000 का परचेज किया। तो आप बताओ पीके जब इसको बेचे होंगे तो कोई बिल नंबर दिए होंगे? अरे रसीद मिलता है, रिसिप्ट मिलता है, हमारे यहाँ फीस जमा करते हो तो वैसे जब एसके खरीदे होंगे तो एक बिल नंबर दिए होंगे, किसके नाम से? पीके डैश 001 या पीके डैश 002, मतलब कोई ना कोई बिल नंबर जनरेट होगा। अब उस बिल के अगेन वो पैसा दिखाएंगे, कितना रुपया? 5,000। अब ये ड्यू डेट भी दिए होंगे, क्या दिए होंगे? ड्यू डेट भी दिए होंगे कि हम मई में 10 तारीख को पे कर देंगे। तो आप बताओ, तो बोला गया जिस बिल के अगेन, मतलब पीके 002 के अगेन कितना रुपया देना है? 5,000। मतलब जिस बिल के अगेंस्ट पैसा पे करना है उसे बोलते हैं पेबल अमाउंट, और हमारे व्यापार के लिए वो कर्ज होता है। ठीक है, और सेम वही है। अब मान लो इस बार क्या किए हैं, एसके ने सेल कर दिया, परचेज नहीं, क्या किया? सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया? पीके को। कितने रुपए का? 5,000 का। तो एसके भी तो एक बिल नंबर देंगे, तो मान लो अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, या मान लो लिख दिया GIT/005, ये बिल नंबर हो गया। अब कितना रुपया इस बिल के अगेंस्ट है? तो मान लो 5,000 है। तो आप बताओ, अब इस बिल के अगेंस्ट हमको क्या करना? पैसा रिसीव करना। क्या करना है? पैसा रिसीव करना है। और जब पैसा रिसीव करना है जिसको बोलते हैं रिसीवेबल अमाउंट, और हमारे व्यापार के लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। क्लियर है? या यूं कह लो, कस्टमर वाला पैसा रिसीवेबल अमाउंट है और सप्लायर वाला अमाउंट पेबल अमाउंट। ठीक है, लेकिन अलग अलग कोई पूछ दे तो कैसे बताओगे? इसलिए हम अलग अलग समझाए। पेबल नाम से पता चल रहा है, पेबल मतलब जो हमको पे करना, रिसीवेबल मतलब जो हमको रिसीव करना। तो आएगा बिल्स पेबल, उस बिल के अगेंस्ट पैसा देना है, इसीलिए कर्ज है। बिल्स रिसीवेबल, उस बिल के अगेंस्ट हमको पैसा लेना है, इसलिए हमारे व्यापार के लिए एसेट्स। बस सिंपल सा एग्जांपल। और पेबल रिसीवेबल कब आता है? जब सामान हम उधार खरीदते हैं तो पेबल अमाउंट आता है, और जब सामान हम उधार बेचते हैं तो रिसीवेबल अमाउंट आता है। अगर ना हम उधार खरीदे ना उधार बेचे तो ना पेबल अमाउंट आएगा ना रिसीवेबल अमाउंट आएगा। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, हर व्यापार में उधार बाकी चलता रहता है। हाँ 2 दिन के बाद जमा करो, जमा करोगे नहीं जमा करो। मान लो हमारे ये पढ़ रहे हो, 10 तारीख को फीस का डेट है, दोस्त को नहीं जमा किए, कर सर 2 दिन टाइम दिए, 12 को जमा कर सकते हो, होगा कि नहीं होगा? लेकिन पेबल अमाउंट देगा। तो सब में चलता रहता है ऐसा। अब एक और भी कुछ बोला था, अब बताओ। अभी 10 मिनट में हम कितना समझाएं? 10 मिनट नहीं, बताओ, 20 मिनट पाए तुम लोग को। कोई दिक्कत? चलो कुछ और हम समझाते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट और लॉस, और एक और शब्द हमको बताना था तुम लोग को, हाँ एंटिटी। चलिए, प्रॉफिट, लॉस, एंटिटी। तो पहले समझते हैं प्रॉफिट के बारे में। कब हम लोग कहते हैं प्रॉफिट हुआ है? कई लोग आए कोई प्रॉफिट मान लेते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है कि एक बिजनेस व्यापार को चलाने के लिए सबसे पहले क्या करता है? रॉ मटेरियल परचेज करता है। तो रॉ मटेरियल परचेज करते समय मान लो खर्चा किया, क्या किया? खर्चा किया, कितना? 20 रुपये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। प्लस यह फैक्ट्री में लेके आया और फैक्ट्री में प्रोसेसिंग कराया, बनवाया, बनवाते समय टोटल कॉस्ट लग गया 50 रुपये। प्लस ये अपना क्या किया? मार्जिन ऐड कर लिया,
कितना, प्लस 40 रुपए। अब क्या किया इन्होंने, सेल किया। तो ध्यान से सुनना समझना। तो 20 रुपया या 50 रुपया या 40 या, तो कितना हो जाएगा, 20 40 60 50 110 रुपये। टोटल मतलब सेल कितने में किया था इन्होंने, 110 रुपये। मतलब अब ध्यान से सुनना, आप बताओ ये सामान को बनाने में कितना खर्चा किया, 20 रुपये। ये सामान को लाने में, बनाने में कितना खर्चा किया, 50 रुपये। तो टोटल खर्चा कितना किया था, 70 रुपये। बोलो, बेच दिया कितने में, 110 रुपये में। तो ये 110 रुपये आय हुआ है, अर्न हुआ है। और ये जो 70 रुपये जो हुआ है ना, ये खर्चा हुआ है। तो बोला जाता है कि एक्सपेंस का अमाउंट अगर इनकम से ज्यादा हो तो व्यापार में लॉस हो जाएगा, और अगर एक्सपेंस का अमाउंट आय से कम हो तो व्यापार में प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप बताओ, आय कितना हुआ, 110, खर्चा कितना किया, 70, तो बचेगा कितना, 40। मतलब ये 40 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समाया। लेकिन यही खर्चा कर दिया था इन्होंने क्या, 150, और बेच दिया किसी कारणवश कितने में, 110 रुपये में। तो आप बताओ क्या होगा, 40 रुपये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बस इतना समझ। मतलब हम अगर पूरे बिजनेस की एक्टिविटी देखें तो देख लेंगे कि पूरे साल भर में खर्चा कितना किया है और साल भर में इनकम कितना किया है। अगर खर्चा वाला अमाउंट ज्यादा होता है तो मान लीजिए हमारा व्यापार लॉस में है, कितने के लॉस में है चेक करना पड़ेगा। और अगर एक्सपेंस वाला छांटा, इनकम वाला छांटा और एक्सपेंस से ज्यादा अमाउंट है इनकम का, तो समझ जाएंगे हमारा व्यापार क्या है, प्रॉफिट में है। एग्जैक्ट कितने का प्रॉफिट में है तो हम एक एक करके काउंटिंग करेंगे तो हम बता सकते हैं कितना है, और इस रूल के हिसाब से इतना ही है। क्लियर है। चलिए अगला है इंटिटी। इंटिटी मतलब होता है सबका अपना अपना अस्तित्व, सेपरेट इंटिटी। मतलब सबका अपना अपना अस्तित्व का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। एक बिजनेस, ध्यान सुनो इधर, एक बिजनेस कोई स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट बिजनेस को कौन करता है, ऑनर, मालिक। स्टार्ट करने के लिए क्या लगाता है, कैपिटल। तो आप बताओ, लेकिन यही बिजनेसमैन अपना पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज के लिए अगर पैसा निकाल ले तो हमने क्या बोला था, ड्राइंग लिखना। बोलो, अब इसको कंसेप्ट को समझना। अकाउंटिंग कहता देखो, बिजनेस का मालिक एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है। मतलब बिजनेस का एक अलग अस्तित्व है और बिजनेस का मालिक का एक अलग अस्तित्व है। अब अलग अलग अस्तित्व का मतलब क्या है, याद करो हम पढ़ाए थे, बोला गया जब व्यापार को स्टार्ट किया जाएगा और व्यापार के स्वामी द्वारा जो व्यापार को स्टार्ट करने के लिए धन लगाया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। हम चाहते तो उसका नाम भी लिख देते, लेकिन नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोप्राइटर कैपिटल। ठीक है। तो कहता है अकाउंटिंग, अगर व्यापार का मालिक प्रोप्राइटर पैसा लगाए उस मालिक का मत नाम लिखना, लिख देना प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम समझ जाएंगे कि मालिक के द्वारा पैसा लगाया गया है। ठीक है। लेकिन वही प्रोप्राइटर अगर अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकाले तो उसको लिखना किसका, ड्राइंग लिखना। मतलब क्यों ऐसा है, अगर हम मान लेते हैं कि मालिक भी एक ही है, व्यापार भी एक ही है, तो मालिक कुछ भी करता तो हम अलग अलग नाम से नहीं लिखते, हर जगह एक ही नाम लिखते। क्या, मालिक इतना खर्चा किया, इतना किया, इतना किया, किस लिए किया हम नहीं बताते। ठीक है। तो बोला जाता है कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों अलग एंटिटी है। मतलब या बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल यूज से रिलेटेड करेंगे तो पर्सनल यूज से रिलेटेड रिकॉर्ड करेंगे। और इसीलिए बोला जाता है इनका अलग अस्तित्व और इनका अलग अस्तित्व है। और बोला जाता है कि बिजनेस में जितने लोग आते हैं सबका एक अलग अलग अस्तित्व है। क्या, मान लो रामू ने राम को सामान सेल किया, तो आप बताओ रामू का एक अलग अस्तित्व है इनके व्यापार का, और राम का एक अलग अस्तित्व है। क्या दोनों को एक ही मान के काउंटिंग करेंगे क्या,
अगर दोनों को एक ही मान के काउंटिंग करेंगे तो पता नहीं चलेगा किसको से किससे लेना और किससे देना। जैसे मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कि अगर वो पाने वाला हो तो डेबिट कर देंगे, अगर देने वाला हो तो क्रेडिट कर देंगे। तो आपको अगर तुम सामने वाले को अलग नहीं मानोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कि पाने वाला है कि देने वाला। तो वो हमारा व्यापार ही है और हमारे व्यापार से रिलेटेड ही है, तो किसको माने कि पाने वाला है कि देने वाला। मतलब यूं कह लो सुबह से लेकर शाम तक जितने ट्रांजेक्शन करेंगे और बिजनेस में जितने नए नए नाम आएंगे, जैसे नए नए नाम मतलब क्या है, राजेश ट्रेडर्स इनका एक अलग अस्तित्व है, मोहन ट्रेडर्स उनका एक अलग अस्तित्व है, ठीक है, सुरेश ट्रेडर्स उसका अलग अस्तित्व है। मतलब जितने हमारे कस्टमर आएंगे उनका अस्तित्व अलग है, जितने सप्लायर आएंगे उनके अस्तित्व अलग है, व्यापार का मालिक का अस्तित्व अलग है, उसके पार्टनर का अस्तित्व अलग है। सबको अलग अलग मानकर ये काउंटिंग करेंगे। अगर दोनों को सेम मान के काउंटिंग करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा किसको डेबिट करना है, किसमें पैसा दिखाना है, किसमें पैसा नहीं दिखाना है। यही बोला जाता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। चलो अब मान लो व्यापार में हम जूता बेच रहे हैं, ठीक है, तो जूते का कोई अस्तित्व है क्या? नहीं, वो गुड्स है उसको बेच रहे हैं, लेकिन बेच रहे किससे? मोहन से। तो मोहन का एक अस्तित्व है, दिखाएंगे, उनसे पैसा लेंगे देंगे। तो जूते से पैसा लेंगे देंगे क्या? नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब वह है कि आप किसी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी भी डील किसके बीच हो रहा है, जिसकी भी डील हो रही है वही एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहलाता है और सबका अलग अलग अस्तित्व मान के काउंटिंग करते हैं। सिंपल सा लोग कह दो, दो व्यक्तियों के बीच डील की जाती है तो मेरा व्यापार एक अलग एंटिटी है और जिससे हम डील कर रहे हैं वह एक अलग एंटिटी है। दोनों को अलग अलग मान के काउंटिंग करेंगे तभी बिजनेस अच्छे से चला सकते हैं, नहीं तो नहीं चला सकते बस। ठीक है, नोट्स कल दे देंगे, वो कंफर्म है। ठीक है, क्या करें यार, अभी छपा है 15 दे देंगे, इसमें 25 से ऊपर है तो कुछ लोग मिलेगा कुछ लोग नहीं मिलेगा, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, मतलब कल कंप्लीट हो जाएगा दे देंगे। ठीक है, अभी नोट्स का उतना जरूरत नहीं है। नोट्स का जरूरत कब है? जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब, कि क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन भी दिया है, कैसे करेंगे, फार्मूला दिया, सब दिया है। जब तक अभी थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तब तक नोट्स बना रहे तो ही चलेगा, तो परेशान मत होइएगा। हम क्वेश्चन करने से पहले हम तुमको नोट्स दे देंगे। ठीक है, मतलब समझ जाओ कल भी कोई कंफर्म नहीं है।